नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच दिल्ली साइंस फोरम से प्रबीर पुरकायस्थ मौजूद हैं, जिनसे हम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाल ही में भारत के दौरे पर चर्चा करेंगे। हेलो प्रबीर, हमने देखा है कि अभी हाल ही में भारत ने परमाणु समझौता साइन किया है अमेरिका के साथ। 2015 में जो समझौता साइन किया गया है और 2008 में जो बिल पेश किया गया था, इसमें ऐसा क्या फ़र्क है कि जिस भाजपा ने 2008 में उसका विरोध किया, 2015 में उसी की सरकार ने उसे पारित किया है? 2008 की जो बिल आप कह रहे हैं वो एक्ट में पारित हुआ है और उसके तहत जितना आप सप्लायर्स हैं उनके ऊपर एक लायबिलिटी है। अगर वो ख़राब चीज़ देते हैं, उनकी नेग्लिजेंस होती है, तो उसके वजह से कोई एक्सीडेंट होगा तो ऑपरेटर्स के ऊपर जो खर्चा आएगा, जो लायबिलिटी आएगी, वो उनसे वो रिकवर कर सकते हैं। ये एक्ट में है, जिसको एक्ट में 17 सेक्शन जो है 17 सेक्शन में ये लिखा हुआ है। इस बार उन्होंने जो किया है, एक्ट को चेंज नहीं किया, पर उन्होंने ये कर दिया कि जितना भी लायबिलिटी होगा, जो विदेशी कंपनी हो, देशी कंपनी हो, जो सामान देगा इस न्यूक्लियर ऑपरेटर को, उसके तहत अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उन पर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, पर पूरी इंश्योरेंस कंपनी उसको गारंटी करेगी। जितना खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसका मतलब है कि ख़राब चीज़ देने के ख़िलाफ़ जो एक प्रिवेंटिव चीज़ होती है, वो कि हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी, वो हटा लिया गया है और उन पर इस वक्त कोई लायबिलिटी नहीं होगी। जबकि हज़ारों करोड़ की सामान एक रिएक्टर का ख़र्चा आता है, वो बेचेंगे हमें, तो एक रिएक्टर का खर्चा 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार करोड़ तक जा सकती है। तो ये जो 10,000 मेगावाट की बात कर रहे हैं, तो इसमें पूरी सप्लाईज से 40 से 50 हज़ार करोड़ तक जा सकती है। उसमें उन्होंने 1500 करोड़ की भी लायबिलिटी लेने से इनकार कर दिया और वो लायबिलिटी हमारी इंश्योरेंस कंपनी 750 करोड़ की होगी और सरकार की 750 करोड़ की इसकी लायबिलिटी होगी। तो पूरी तरह से उनको गारंटी किया। आप ख़राब सामान भी देते हो, उसके वजह से भोपाल जैसा कोई घटना अगर होता है तो हम इसमें आप पर कोई आँच नहीं आएगी। आपने लायबिलिटी की बात कही है, तो एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि इसमें जो सप्लायर होगा उसकी लायबिलिटी कम हो गई है। सरकार ऐसे प्लांट्स को सेटअप करने की जिम्मेदारी खुद क्यों ना उठाते हुए ये दूसरों पे क्यों डाल रही है? देखिए, सरकार प्लांट लगाए, सप्लाई तो कोई और ही करेगा। तो हो सकता है वो BHEL उसका कुछ करे और कोई कंपनी उसका रिएक्टर वेसल बनाए। तो वेसल बनाने और प्लांट सेटअप करना, टरबाइन लगाने, अलग अलग बात है। तो सप्लाईज तो आपके किसी भी रिएक्टर में, चाहे आप इसको जिम्मेदारी ले बाहर से ख़रीदे, आपको सप्लाईज तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो उस पर कोई सवाल गुंजाइश नहीं है। सवाल है कि सप्लायर पे क्या जिम्मेदारी होगी। तो सप्लायर पे ये जिम्मेदारी होती है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपके वजह से कुछ दुर्घटना हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के मुताबिक आपको इस पर लायबिलिटी होती है। और आज भारतवर्ष की जो कानून है उस पर अनलिमिटेड लायबिलिटी न्यूक्लियर के अलावा सब कंपनियों पे होती है। तो अगर आप कोई हैजर्डस इंडस्ट्री चलाते हैं, जैसे केमिकल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, तो केमिकल इंडस्ट्री में आप पर पूरी लायबिलिटी होती है। जैसे भोपाल केस में भारत सरकार उसकी ज़्यादा अपील की थी, पर करने के बावजूद उन्होंने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में $400 मिलियन की लायबिलिटी घोषित की थी। तो ये जो चीज़ें होती है, इस पर लायबिलिटी केमिकल इंडस्ट्री पे रहती है और ये लायबिलिटी हमारे कानून के तहत कुछ भी हो सकता है। जितना आपने दुर्घटना की वजह से जो हुआ है उसका पूरा क्षतिपूरण आपको करनी पड़ेगी। ये हमारी कानून है। सिर्फ न्यूक्लियर के लिए 1500 करोड़ तक इसकी लिमिट कर दी गई थी, क्योंकि ऑपरेटर की लायबिलिटी 1500 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। इसके बाद की लायबिलिटी सरकार पे थी। तो आप जो कह रहे हैं, सरकार न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए लायबिलिटी लेती है दुनिया में किसी भी जगह पर। जो फुकुशिमा हुआ है फॉर इंस्टेंस, वो भी जापान की लायबिलिटी है, क्योंकि जितना खर्चा इसके लिए करनी पड़ेगी कोई कंपनी नहीं कर पाती है। तो मान के चलते हैं। पर यहाँ पर 1500 करोड़ की लिमिट जो हम कह रहे थे बहुत कम है। ये लायबिलिटी भी आप इसके सप्लायर के ऊपर इसका कोई अंश भी नहीं पड़ रहा है। ये चिंता की बात है, क्योंकि लायबिलिटी अगर नहीं होगी तो ये कुछ भी सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से वो हाथ साफ करके कर सकते हैं। दुर्घटना हुई, हमारे से कोई मतलब नहीं है। सप्लाईज की जहाँ तक बात हम कर रहे हैं,
तो भारत की जो परमाणु ऊर्जा में जो क्षमता है, अगर उसको हम देखें तो हम अमेरिका पे ही इतना क्यों निर्भर हैं, जबकि हमारे पास और विक्रेता मौजूद हैं और पिछले कई सालों में भी और विक्रेताओं से हम लगातार ईंधन लेते रहे हैं, पर अमेरिका पे ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, अमेरिका के साथ जो उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स जो ग्रुप में घुसने की जो कोशिश की थी, और ख़ास तौर से हमारे ऊपर जो न्यूक्लियर बंधन थी जो हटा लिया गया था, उसके एवज में हमने ये कमिट किया था कि हम 10,000 मेगावाट के रिएक्टर्स खरीदेंगे। इसके और भी पहलू है। हमने कहा था कि डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, तो एक पूरा जो एग्रीमेंट था, सिर्फ न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं और भी एग्रीमेंट्स था, इस पे एक हिसाब से हमको बांध दिया गया था अमेरिका के साथ डिफेंस के तौर पे, और न्यूक्लियर के हम 10,000 मेगावाट की उनके रिएक्टर्स लेंगे। उस एग्रीमेंट के तहत हम उस वक्त उनको हमने प्रॉमिस किया था। उस पर चिट्ठी, शिवशंकर मेनन की चिट्ठी है उस वक्त कि हम आपसे 10,000 मेगावाट रिएक्टर्स खरीदना चाहते हैं, और वेस्टिंग हाउस की 6 रिएक्टर्स इसी तहत हम खरीदने की बात कर रहे हैं। ये जो लगातार समझौते साइन किए गए हैं, चाहे परमाणु ऊर्जा का हो, चाहे रक्षा उपकरणों का हो, तो हम जो भी चीज़ है वो अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से फ़ायदा जो है वो केवल अमेरिका का है, इसमें भारत को वापस क्या मिल रहा है? न्यूक्लियर क्षेत्र में अगर हम उनसे रिएक्टर इस वक्त न खरीदे तो उनकी न्यूक्लियर इंडस्ट्री करीब करीब मर चुकी है। तो हम उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं उनसे रिएक्टर लेके। वेस्टिंग हाउस पिछले 30 साल कुछ 2-4 रिएक्टर्स चीन में बेचे, इसके अलावा और कहीं ये जो NP1000 की जो बात कर रहे हैं, जो हमको बेचना चाहते, उसका कोई भी रिएक्टर आज तक अमेरिका में भी नहीं बिका और कहीं नहीं बिका। तो हम तो उनकी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं एक हिसाब से। तो आपकी बात सही है कि इस पर हमें क्या फ़ायदा है, मालूम नहीं क्या फ़ायदा है। कुछ लोगों को ज़रूर फ़ायदा है, पर हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा है इसे मालूम नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर ऊर्जा बहुत महंगी है। फुकुशिमा के बाद इसमें खर्च और भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फुकुशिमा दिखा दिया कि कुछ चीज़ों के लिए और भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, और भी सेफ्टी मेजर्स चाहिए। न्यूक्लियर ऊर्जा का खर्चा इस वक्त कोयले का जो प्लांट्स होते हैं उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा है। उस खर्चे से हम सोलर थर्मल पावर प्लांट्स भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आता न्यूक्लियर रूट को अपनाते हुए इस वक्त। तो अमेरिका का फ़ायदा है, हमें इसमें ख़ास कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, जबकि हमारा न्यूक्लियर प्लांट्स काफ़ी कम कीमत पे हम लगा सकते हैं। लगाना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, पर हम काफ़ी कम खर्चे में लगा सकते हैं। डिफेंस पे भी वही बात है। हम अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को यहाँ बुलाना चाहते हैं, हम उनसे सामान खरीदना चाहते हैं। और डिफेंस एग्रीमेंट के तहत एक इंटरऑपरेबिलिटी भी क्लॉज होती है, जिसका मतलब हम अमेरिका का चीज़ें इस्तेमाल कर सकें और वो हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें अमेरिका अस्त्र खरीदने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं डिफेंस एग्रीमेंट में निहित है कि हमको उनकी आर्मामेंट्स खरीदनी पड़ेंगे बड़े पैमाने पे। तो एक हिसाब से तो वो अपना मार्केट निर्धारित कर रहे हैं यहाँ पर, और हमें क्या फ़ायदा है तो मोदी सरकार को पूछनी पड़ेगी। जो अमेरिका ने भारत के साथ जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट जिस पे दस्तखत किए हैं, तो क्या ये भारत के पक्ष में है अमेरिका के इतने करीब जाना? अफगानिस्तान में, चाइना में हम लगातार यूएस और भारत का एक कोलैबोरेशन चलता रहा है, पर भारत के केस में क्या इतना यूएस के करीब जाना भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, अमेरिका का ये दृष्टिकोण रहा है कि उसको अभी पिवट टू एशिया करनी है, एशिया की तरफ इसकी रुझान जानी चाहिए, और उसके तहत उन्होंने चाइना को कैसे कंटेन कर सकते हैं, कैसे चाइना को घेर सकते हैं, उसका वो प्रबंध कर रहे हैं। हकीकत है कि इराक़ में जो हुई, यूक्रेन में जो हुआ, उसके वजह से इतना ध्यान उन पर एशिया पे नहीं जा गया, पर उनका अभी उद्देश्य जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन ही है कि चीन को कंटेन करना है, कि उनको मुख्य कंपटीशन वो आज की तारीख पे चीन से महसूस करते हैं। चाइना के खिलाफ वो जापान, अमेरिका, हिंदुस्तान, इन 3 देश को मिला के वो एक ऐसे पॉलिसी बनाना चाहते हैं ताकि वो चाइना को कंटेन कर पाएँ। इसके सबसे अहम जो मेंशन है इस डॉक्यूमेंट में वो साउथ चाइना सी के बारे में है। साउथ चाइना सी झगड़ा है इस बात पे चीन, जापान, फिलीपींस, वियतनाम के बीच में। तो ये चारों देश जो है साउथ चाइना सी से लगुआ है। हिंदुस्तान और अमेरिका अगर साउथ चाइना सी में बारे में बात करता है तो ये चीन की कंटेनमेंट ही इशारा दिखाई देता है, और इसके और कुछ नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए हमको इस तरह से अमेरिका के साथ
दस्तखत करना एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट ये दिखाता है कि हम एक हिसाब से चाइना के खिलाफ जो इनका पिवट टू एशिया पॉलिसी अमेरिका की है उसका हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी को हम इस पे जोड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान बड़ा देश है, इसके लिए अमेरिका पे निर्भर होना, अमेरिका के साथ इस तरह से मिल जाना, चीन के खिलाफ इस तरह से स्टैंड लेना, ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी एक इंडिपेंडेंट समझ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए और हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अस्तित्व होनी चाहिए। इस तरह से अपना अस्तित्व अमेरिका के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। जब से ये नई सरकार आई है, विदेशी निवेश का एक दौर सा चल पड़ा है और अब ये लगातार एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, तो हम एक तरीके से अमेरिका के सहयोगी के रूप में उभर रहे हैं, जैसे इजराइल रहा है। तो आप भारत के सुरक्षा के मामले में, आर्थिक व्यवस्था के मामले में इसका क्या असर देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता इस एग्रीमेंट से बहुत बड़ी बदलाव हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये एग्रीमेंट हमारी जो बदले हुए राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है उसको दर्शाता है। मतलब अमेरिका के साथ जाना चाहिए, लिबरलाइजेशन करनी चाहिए, ये भाजपा की नीति रही है और पुराने जनसंघ की भी नीति थी, उसकी जो पहले की अवतार थी। तो ये देखते हुए ये इसकी संकेत है कि अब हमारी नीति जो पुरानी जब जनसंघ की जो बात जो करती थी कि हमें अमेरिका के साथ मिलकर चलना चाहिए, हमें पूंजीवाद को खुला दरवाज़ा देनी चाहिए, सब बंधन हटा लिए जाने चाहिए, वो चीज़ें अब मोदी साहब लागू कर रहे हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम ऐसे मुद्दों पे और आगे बात करने के लिए आपके पास आते रहेंगे। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।